एक तो आप इस पे अगर तबसरा करना चाहें, कल जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ है, और मुख्तसर सा इस पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक क्या है? क्योंकि आपके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के सफारतकारों के साथ, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि खान साहब का जो अमेरिका के साथ ब्रेक थ्रू हो सकता है उस पर आपका भी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा जो वहाँ पे लॉबिंग हो रही है। तो क्या कहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपने इस तरह के अंजाम से बचने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के ऊपर तो अगर आपने इलेक्शन कैंपेन फॉलो की हो तो वहाँ पे तो ये एक बाइडन वर्सेस ट्रंप इशू ही बन गया था। और जैसा कि कल आपने देखा कि जो वैंस थे, जो उनके जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो खुल के कह ही दिया कि आप तो हमारे खिलाफ कैंपेन करते रहे हैं। जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी प्रेसिडेंट ट्रंप में और कैमिला हैरिस में जो डिबेट हुई थी वो इसके ऊपर काफ़ी डाइवर्स व्यू था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन में ही कह दिया था कि वो कभी इस वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आई थिंक जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने वही किया है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जो इलेक्शनों में वादे किए हैं, टू बी फेयर विद हिम, अपने वोटर के साथ उन्होंने एक एक को पूरा करने की कोशिश की है। और अभी भी वो स्ट्रेट शूटर हैं, आपको पता है, वो बात करते हैं, वो सीधी बात रखते हैं। तो कल जो इनके साथ हुआ है इसके ऊपर आप देखिए, एक तो जाहिर है कि दुनिया तब्दील हो रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो 1945 में अटलांटिक सेटलमेंट हुई थी, जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान के, जिसमें अमेरिका ने ये वादा किया था, रूजवेल्ट उस वक्त सदर थे अमेरिका के, और ये गारंटी की गई थी कि यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। और आज भी आप देखें कि जर्मनी में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, और यूरोप की जो डिफेंस का जिम्मा है वो अमेरिका ने ट्रेडिशनली लिया है। लेकिन जो ट्रंप हैं वो अपनी कैंपेन में भी और अब भी आके वो ये बहुत बड़ा चेंज वो कर रहे हैं। जो 1945 से सेटलमेंट चली आ रही थी, तकरीबन 100 साल हो गया, आप देखिए उसको वो तब्दील करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अमेरिका की हद तक जिम्मेदार हैं, यूरोप अपना मामला खुद चलाए। अब आपका और मुझे दोनों को जरा एडवांटेज ये है कि हम गांव के लोग हैं, तो हमें पता है कि जो चौधराहट रखने के लिए फिर खाली पैसे जो हैं उनका ध्यान तो नहीं करना पड़ता, पैसे तो खर्चने पड़ते हैं। अगर आप जो है वो ख्याल नहीं करेंगे यूरोप का, तो यूरोप का ख्याल नहीं करेंगे और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे, तो वो अमेरिका को फिर क्यों जो है वो करेंगे? वो अपने रास्ते चीन के लिए खोलेंगे। और आज भी आपने देखा है जो रिएक्शन आया है कनाडा का और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो काफ़ी जो आई वुड से कि पहली बार अमेरिका से इतने फासले पे लग रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी डिबेट है। सो एक बड़ी डिबेट है जिसका आगाज़ हुआ है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से इसको चलती है। बहरहाल इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका पर ही फोकस है और वो दुनिया की चौधराहट से थोड़ा दस्तबरदार होते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं चला। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है, जो आपने कहा कि चीन के लिए यूरोप रास्ते खोलेगा, और 1945 से जो एक चल रहा था निज़ाम उसको दरम बरम कर दिया है ट्रंप ने। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो अमेरिका की असला की इंडस्ट्री है, और वो ज़ाहिर है उनकी सियासत भी उस पर चलती है और दुनिया को वो लड़ाते भी इसी बात पे कि उनकी असला फैक्ट्री चलती रहें, तो उनके जो असला की सेल है जिसमें यूरोप ज़ाहिर है एक अहम प्लेयर था, अहम कंट्रीब्यूटर था, वो कैसे उस नुकसान को कैसे बर्दाश्त करेगा अमेरिका? हमारे जैसे मुल्कों को असला बेचना शुरू करेगा? तो असला की जो सेल है, इंडिया को F-35 बेच रहे हैं। सीधी बात है जी, आप हमारे मुल्क पे, हाँ, वो आप कह रहे हैं आप पैसे कितने लगा रहे हैं, इंडिया को F-35 बेच रहे हैं। और देखिए अमेरिका की इकोनॉमी में फिर जो रेयर अर्थ्स का ये करने जा रहे थे प्रोजेक्ट, वो भी जाहिर है उसकी असले में भी उसकी ज़रूरत है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है वो उसकी डिमांड है। और एलॉन मस्क बड़े प्लेयर हैं टेक्नोलॉजी के, तो उसके ऊपर भी वो जो है वो जा रहे हैं। तो अमेरिका का जो बेसिकली इशू इस वक्त जो फौरी तौर पे जो एक आएगा, आप देखना हमने ये है कि यूरोप इसके ऊपर किस हद तक रिएक्ट करता है। क्योंकि जिस तरह आपने देखा ही है कि जो इससे पहले ज़ेलेंस्की तो अभी आए हैं, आखिरी गेस्ट थे ना, इससे पहले जो जर्मन जो चांसलर थे मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, उनके साथ जो हुआ, फिर आपने देखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ भी प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुली डुली गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। सो यूरोपियन जितने लीडर अभी आए हैं, सवाए इटली की प्राइम मिनिस्टर के,
जो कि एक राइट विंग की हैं और उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एलॉन मस्क के साथ भी बहुत करीबी है और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बड़ा करीबी है। बाकियों को तो उन्होंने ठीक ठाक जो है वो खुली खुली सुनाई है, स्पेशली फ्रेंच प्रेसिडेंट तो कई जगहों पे एम्बेरस ही हो गए, फिर उन्होंने करेक्ट भी किया। सो ये अपना आप देखना ये है, असल जो चीज़ देखनी है ना जी वो यही है कि ये जो 1945 से जो दुनिया की एक सेटलमेंट चल रही थी उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज जो हैं वो किस हद तक उनको रिवर्स करते हैं। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। 1945 से जो सेटलमेंट चल रही थी वो ख़राब हो गई है, इसमें आप पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? वफाकी वजीर हैं, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमरीकियों से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी। आप बताएंगे थोड़ा, हम सियासत पे आते हैं लोकल पे, लेकिन कि पाकिस्तान को एज अ कंट्री, कोई भी सियासी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, अपनी डायरेक्शन कैसे अब रखनी चाहिए? जहां पे 1945 से लेके अब तक जो सेटलमेंट है वो ख़राब हो गई है, नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, चीन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और शायद यूरोप भी हो जाए, हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, असल में तो देखिए जी, हमारा भी जो मामला है वो यही है कि 1951 में जब कोरियन वॉर शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि वो नॉन अलाइंड हैं, वो गैर जानबदार रहेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की जो ऑफ़र है उसको कबूल किया और 1951 से हम अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के अलाए हैं। इसका हमें फ़ायदा भी हुआ क्योंकि अगर आप सारे तज्जिए उठा के देखें 1940-47 के, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान तो इकनॉमिकली सस्टेनेबल ही नहीं है और सारे जो हिंदू लीडर्स थे उनका ख्याल था कि ये मुल्क चल नहीं सकेगा। लेकिन ये जो हमने अलाइंस बनाया वेस्टर्न, उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम इकनॉमिकली हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए 1990 तक के सारे इशारिये आप उठा के देखें तो हम हिंदुस्तान से आगे थे। और इसी तरह से फिर जब वॉर ऑन टेरर हुई मुशर्रफ साहब की, तो भी हमें उसका फ़ायदा हुआ। अब देखिए, यूएसएसआर के मेल्टडाउन के बाद जो दुनिया की पॉलिटिक्स की चेंजेस आई हैं उसमें पाकिस्तान की भी जो अहमियत थी एज ए वेस्टर्न अलाय इस रीजन में, वो अब वो नहीं रही। तो अब हमें प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी हमने एक रिलेशनशिप रखना है। अल्टीमेटली देखिए, पाकिस्तान के लिए आइडियल तो ये है कि हम हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और हम हिंदुस्तान और चाइना के साथ बैलेंस करके चल सकें। लेकिन हिंदुस्तान में मुसीबत ये हुई है कि वहाँ हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स हो रही है और इसके बाद जो जब तक वहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होती हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, उनके साथ नॉर्मलाइज हमारे ताल्लुकात नहीं हो रहे। सो ये जो एक इंटररेगनम पीरियड है, ये मुश्किल तो है। पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आएगा, पैसे बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, आपने अरबों ने भी आपके सामने हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा कि जी वो $50 अरब वो दे देंगे, $25 बिलियन वो दे देंगे, लेकिन अरब ब्लॉक से भी हमें पैसे नहीं आए। और वेस्ट तो अब ट्रंप इमरान खान के लिए अगर ट्वीट ना भी करें, पैसे वो बिल्कुल नहीं देंगे। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ इन अ शेम्बल्स, अगले कुछ साल तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक, आपके हाल में अगर इमेजिन आप करें, विजुलाइज करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ जाएँ ओवल ऑफिस में, तो उनके साथ किस तरह की मीटिंग होगी अब सदर ट्रंप की? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान यूक्रेन तो बहरहाल नहीं है। अभी आप नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हैं तो आप देखें ना, उन्होंने उनके लोगों को 15,000 लोगों को डिपोर्ट किया, सबको हथकड़ी लगा के भेजी। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ये मसले ही नहीं उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो देखिए, अमेरिका की ये तो कहना आसान है, जिस तरह हम कहते थे जी वो मुशर्रफ साहब को फ़ोन आया था तो उनको खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, हालात है, सच्ची बात यह है कि अमेरिका इज़ टू बिग अ पावर। तो जो भी लीडर जाता है वो 100 दफ़ा सोचता है कि हमने आगे रिएक्ट जो है वो कैसे करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये भी अभी जब यूक्रेन के सदर वापस अपने मुल्क पहुंचेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हफ्ते में क्या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इस मीटिंग के। सो जो भी लीडर जाएगा पाकिस्तान का, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, वो जाहिर है कि उसको सोच समझ के रिएक्ट करना होगा। अच्छा, खान साहब ने इन्हीं हालात में जो बैकग्राउंड चल रही है, उन्होंने टाइम मैगजीन में अपना एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफ़ की है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में कहा, शिकायत लगाई और कहा कि आइनी हदूद को उन्हें तस्लीम करना चाहिए। और साथ उन्होंने एक और बात भी की है कि मुझे हाउस अरेस्ट के बदले पॉलिटिकल स्पेस की ऑफ़र दी गई थी जो मैंने कबूल नहीं की। क्या आप समझते हैं कि खान साहब को, पहली बात तो ये है कि क्या ये ख़त लिख के ट्रंप को इस तरह
मुदाखलत अपने मुल्क में करने की दावत देनी चाहिए थी? और दूसरा, क्या उन्हें ये ऑफ़र कबूल नहीं करनी चाहिए थी, ये यूट्यूबर्स वाला काम ही वो जारी रखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में असल प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपने मसले खुद सॉल्व करने में कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम ईगोज़ वगैरह अपनी जो है वो ज़्यादा रखते हैं। असूली तौर के ऊपर तो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस सूरत हाल का जायज़ा लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी कोई सोच पाकिस्तान में तो है नहीं, कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि कोई अपने पाँव से आगे सोचने की सलाहियत ही नहीं है। और इस वक्त जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के जो इस तरह के मामलात जब होते हैं तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 3 ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इंटरफेयर करते हैं अपने अपने। अभी तक ज़ाहिर है इन तीनों ममालिक की तरफ से भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ईसीपी हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स हों, चाहे सियासी जमातों की कोई आपस की एक कोई हो या पार्लियामेंट हो, वो तमाम तो हमने एक एक करके ख़त्म कर दिए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने अगर बैठना है तो या कराएं तो फिर कैसे जो है वो आगे जाएं। तो उस सूरत में आप बाहर के जो इदारे हैं या अदारे हैं उन्हीं को ही अपील करेंगे, और किसको करेंगे? आप अभी क्या जुडिशरी में चले जाएं, आपको पता है फैसले क्या आने हैं। आप ईसीपी पे चले जाएं, आपको पता है फैसले क्या आने हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कुछ बचा ही नहीं पाकिस्तान में कि जिसके पास जो है वो कोई तो इसका मतलब है कि हम ट्रंप के पास चले जाएं। आइडियल सिचुएशन जाहिर है बैनुल-अक़वामी तौर पे जाएंगे ना, और किधर जाएंगे? या तो फिर क्या करेंगे, लोगों बंदूकें उठा लें? तो आपके ख्याल में उन्होंने सही स्टेप लिया है? तो फिर आलमी फोरम्स के ऊपर ही जाएंगे ना जी। आपके ख्याल में उन्होंने सही स्टेप लिया है? और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को क्या खाना जंगी में तो नहीं जाना। दूसरा सवाल था मेरा ये था कि फोर्सेस हैं उधर ही जो है वो जाना, लेकिन लोकल अगर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता था बातचीत के जरिए, जिसमें मैंने उन्होंने लिखा है कि हाउस अरेस्ट के बदले मुझे पॉलिटिकल स्पेस की ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी। आप क्या समझते हैं कि उन्हें नहीं यहाँ लोकली भी, चले इंटरनेशनली वो इंगेज कर रहे हैं लोगों को, लोकली भी इंगेज करना चाहिए जो ताकतें हैं, और लेकिन यूट्यूबर्स हैं कुछ आपके भी मुखालिफ हैं, वो कोई मुफाहमत की बात होने नहीं देना चाहते, यहाँ से आगे हालात को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते अपने पैसे की खातिर। तो आपके ख्याल में खान साहब को ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, नज़र नहीं आ रही? अब साथ साथ बात यह है कि ये जो लोग इस वक्त यूट्यूबर्स हैं या एक जो हॉस्टल रखना चाहते हैं, देखिए इनकी तो कोई अहमियत तो नहीं होगी ना। ये तो एक वक्ती तौर पे ठीक है, वो पैसे बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो देखना है इन लोगों से तो मामला, इन लोगों से पूछ के तो नहीं मामला हल होना ना। जाहिर है मामला तो पाकिस्तान के अंदर आइडियली अगर आप मुझसे पूछे तो ये जो अलायंस को कोई नहीं जी, जब होता है इनको वो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे फिशर्स हैं, इनको कोई अहमियत हैसियत नहीं है। अच्छा। असल इशू ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर PMLN में जो कुछ मेरे दोस्त हैं जो सीनियर, तो मैंने ये कहा कि आपने बड़ी गलती की PTI से बराह रास्त बात करके। आपको एक्चुअली महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोगों को बीच में डालना चाहिए था, और हम एक उनके जरिए बातचीत करते तो वो किसी किनारे लग जाती। अब भी जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि ये PTI में चूंकि लीडरशिप नहीं है, अब मौलाना फजल रहमान और ये जो लीडरशिप जब तक इकट्ठी ना हो और एक अलायंस ना बने तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये लोग हो जाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन ना आप जो हुकूमत मौलाना साहब के साथ बात कर सकती है या और के साथ कर सकती है, वो डायरेक्ट इमरान खान के साथ नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, तो आइडियल यही है कि ये अलायंस बन जाए और ये टॉक्स दोबारा शुरू। ठीक है। आखिर में ये बता दीजिएगा, अभी खबर आई है डॉन में कि PTI का जो लोअर स्टाफ है लाहौर में, इस्लामाबाद में, उनकी तनख्वाहें आधी की जा रही हैं और वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली और इन PTI की लीडरशिप पे करप्शन के इल्ज़ामात भी बहुत संगीन है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ऑडिट होना चाहिए कि इतनी फंड रेजिंग पूरी दुनिया से होती है, और वो ये जिनको तनख्वाहें जिनकी कम की जा रही वो भी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से फंड रेजिंग होती है, सबसे अमीर पार्टी है, और फिर भी ये पैसे देने के लिए लोगों के पास नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट जो है और ये जो फाइनेंशियल बंगलिंग्स के इल्ज़ामात हैं, आप क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी? वेयर द बक स्टॉप्स? देखिए ना, पार्टी जो इस वक्त चला रहे हैं 2-3 लोग,
जो सलमान राजा है वो लीगल अफेयर्स के हेड हैं, और वकास जो है वो इसका मीडिया का हेड है। और ये दो लोग जो हैं वो तो खैर कभी आए ही नहीं पंजाब में, और कभी सेक्रेटेरिएट में, मेरा ख्याल है वो तो जब से पीटीआई में आए हैं वो केपी हाउस में ही रह रहे हैं, वहीं पे गए हैं, कभी पंजाब में तशरीफ नहीं लाए। शेख वकास? तो वो तशरीफ लाएंगे तो जाहिर है फिर उनको पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो उनको भी पता नहीं है कि वो भी कभी जो है हमने नहीं देखा कि उनको वो क्या उनकी एक्टिविटी है। सो इस वक्त तो पार्टी एक क्योस में है। और ये 2-3 लोगों ने, मैंने तो खान साहब को सच्ची बात है पिछली दफ़ा भी ये कहा है कि आप 600 दिन आपको अंदर हो गए, अगर आपने इन्हीं के ऊपर रहे तो अगले 600 दिन भी आप बाहर नहीं आ सकेंगे, बिकॉज ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और इनकी सलाहियत इतनी महदूद है कि ये ना तो किसी से कोई बातचीत करने सके। अब आप देखिए अलायंस की आप कल जो हुआ है उसमें आप उठा के देखें, इमरान खान की रिहाई की डिमांड ही नहीं है। आप मुझे बताएं उस अलायंस को मैंने आग लगानी है जिसमें इमरान खान की रिहाई की डिमांड ही ना हो, या अलायंस आप बना रहे हैं और उसमें इमरान खान की रिहाई की बात ही कोई नहीं कर रहा, तो मुझे आप बताइए मैंने उस अलायंस को करके क्या करना। ठीक, बहुत शुक्रिया।